गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इकोलॉजी के 5वें लेक्चर में इकोसिस्टम के बारे में ही आगे बढ़ेंगे। हमने पहले जो बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शुरू में हमने बताया था कि कोई भी इकोसिस्टम है उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ऑर्गेनिज्म, दो पार्ट होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। ठीक है, तो कौन कौन सा? बायोटिक प्लस एबायोटिक, दोनों के इंटरेक्शन से एक सिस्टम तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम की जो प्रारंभिक इकाई है वो है ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम की यूनिट क्या है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के आपस में ऑर्गेनिज्म सेम ऑर्गेनिज्म के समूह को बोलते हैं पॉपुलेशन। जैसे मनुष्य है अकेला, मनुष्य का समूह पॉपुलेशन, और कई पॉपुलेशन का समूह कम्युनिटी। किसी भी इकोसिस्टम में ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज आपस में साथ साथ रहती हैं और कम्युनिटीज का एबायोटिक फैक्टर के साथ जब सामंजस्य बिगड़ता है तो उससे हमारा इकोसिस्टम बनता है। अकेले कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकती। कम्युनिटी की ग्रोथ, कम्युनिटी का भोजन, रिप्रोडक्शन, विभिन्न तरह की गतिविधियाँ, विकास, निर्माण, ये सब में हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश जैसे एबायोटिक फैक्टर का योगदान होता है। और बिना एबायोटिक फैक्टर के साथ किए बिना कम्युनिटी इकोसिस्टम के रूप में विकसित नहीं हो पाती। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट और इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन या अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। और ये इकोसिस्टम में सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये सेल्फ सस्टेनेबल होता है और सेल्फ रेगुलेटरी होता है। क्या आपको बताइए? इकोसिस्टम में दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? ये सेल्फ सस्टेनेबल है, और सेकेंड बात बताई हमने सेल्फ रेगुलेटरी है। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखना है। सेल्फ सस्टेनेबल और सेल्फ रेगुलेटरी, ये दो विशेषताएं इकोसिस्टम की महत्वपूर्ण विशेषता है। इकोसिस्टम में जो स्टेबिलिटी है वो उसके लिए उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हमेशा उसका स्थायित्व बना रहता है, और स्थायित्व के लिए जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ब्रीडिंग है, उसके लिए जो डाइट चाहिए, फीडिंग चाहिए, लाइट चाहिए, वो सब जो है स्वतः नेचर में उसको दी है। उसके लिए हर वो इकोसिस्टम के ऊपर निर्भर नहीं है, और वो क्रियाएं आपस में एक साइकिल में कंटिन्यूशन में बनी रहती हैं, जिससे रेगुलेशन खुद ही अपने आप चलता रहता है। जैसे कोई चीज़ लाइट लेकर के प्रोड्यूसर ने तैयार की, तो प्रोड्यूसर के बाद उसको कंज्यूमर ने उपयोग किया, कंज्यूमर के बाद वो सभी चीज़ें डिकम्पोजर्स द्वारा वापस फिर मौलिक स्वरूप में बदल दी जाएंगी। यानी जो रेगुलेशन है वो स्वतः चलता रहता है। ये इकोसिस्टम की खास विशेषता है। और इस इकोसिस्टम में आप देखते होंगे कि
दो तरह के हमने इकोसिस्टम पढ़े हैं, एक पढ़ा होगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो पहला हमने क्या बताया, इकोसिस्टम के टाइप्स हैं। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, दो प्रकार का इकोसिस्टम होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट सभी आ जाते हैं। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, क्रॉपलैंड, ये सभी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के पार्ट हैं। जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम है पॉन्ड, लेक, सी, एक्वेरियम, जो भी आपके पानी में पाए जाने वाले इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, वो सब आ जाएंगे। इस प्रकार से दोनों इकोसिस्टम में एक कॉमन बात ये है कि सभी में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स होते हैं। सभी में प्रोड्यूसर जो होते हैं वो प्रकाश को उपयोग करके और भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का निर्माण करने के बाद प्राइमरी कंज्यूमर उस प्लांट प्रोडक्ट को एनिमल प्रोडक्ट में चेंज करता है। जो प्लांट में जो भोजन है उसको एनिमल के बायोमास में कन्वर्ट करने का काम करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट बायोमास को एनिमल बायोमास में कौन कन्वर्ट करता है, तो ध्यान रखिएगा प्राइमरी कंज्यूमर। हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर ही पौधों को जंतुओं के बायोमास में बदलता है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर तक ये चेन जाती है। और इस चेन में हम देखते हैं चाहे सिस्टम एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, जो बेसिक क्लासिफिकेशन है उसका वो कॉमन होता है। उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, इकोसिस्टम के जो टाइप्स हैं, पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। एक टाइप के एक आधार हमारा हैबिटेट के आधार पर टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक इकोसिस्टम है। दूसरा, इकोसिस्टम का जो टाइप का आधार है वो है नेचुरल, और सेकंड है मैन मेड। ठीक है, ये दूसरा आधार है वर्गीकरण का। नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो प्रकृति ने इकोसिस्टम बनाया है उस बेसिक इकोसिस्टम में अगर मनुष्य ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है तो उस इकोसिस्टम को हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। और अगर कोई इकोसिस्टम मनुष्य के द्वारा बनाया गया है तो उसको क्या बोलते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका कि क्रॉप लैंड। दूसरा इसका एग्जाम्पल है एक्वेरियम। ये इकोसिस्टम क्रॉपलैंड, एक्वेरियम, या आप फिश कल्चर करते हैं तो कल्चर करने के लिए जो आपका उसका के द्वारा कंट्रोल्ड पॉन्ड है वो भी इसी मैन-मेड इकोसिस्टम का पार्ट है। जबकि नेचुरल इकोसिस्टम में आपके सभी आ जाएंगे, फॉरेस्ट, ग्रास, लैंड, डिजर्ट, पॉन्ड, लेक, सी, ये सभी तरीके के इकोसिस्टम जो नेचुरल कंडीशन में काम कर रहे हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम कहलाते हैं। और नेचुरल इकोसिस्टम और
मैन मेड इकोसिस्टम में हमने कुछ बेसिक डिफरेंसेस आपको पहले भी बताए थे, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। खास बात क्या है बेसिक डिफरेंसेस में कि जो मैन मेड इकोसिस्टम है इसका दूसरा नाम क्या है? एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम है हमेशा बायोडाइवर्सिटी नेचुरल इकोसिस्टम में ज़्यादा है। मोर बायो डाइवर्सिटी और यहाँ क्या है लेस बायो डाइवर्सिटी। हमेशा नेचुरल इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी और मैन मेड इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी कम होगी, क्योंकि मैन मेड इकोसिस्टम तो हम अपनी सुविधा के लिए तैयार किए हैं, उसमें कौन से जीव हमारे लिए लाभदायक हैं हम उनको रखेंगे और जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है उनको हम नहीं रखेंगे। लेकिन नेचर ने सबको बराबर महत्व दिया है। नेचर की नज़र में हम और शेर और एक छोटा सा प्लैंकटन ये सब जीव हैं, पौधे प्लांट्स सब जीव हैं और सबको नेचर ने वो सब चीज़ें उपलब्ध कराई हैं रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। इसमें किसी ने कोई वर्गीकरण नहीं किया नेचर ने, और इसीलिए नेचर के बनाए हुए इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो डाइवर्सिटी हमेशा किसी ज़्यादा होगी नेचुरल इकोसिस्टम में। मैन मेड इकोसिस्टम में वो स्पेसिफिक प्रजातियाँ ही हम रखते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है या हमें जिससे लाभ प्राप्त करना है। जैसे क्रॉपलैंड है, कोई खेत है, उस खेत में ये देखते हुए कि किस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा हो सकता है उस हिसाब से हम फसल तैयार बोते हैं। किसी खेत में अगर नमी ज़्यादा है और उस नमी को उपयोग करना है तो आप क्या करेंगे, यूकेलिप्टस जैसे पेड़ लगा देते हैं। अगर आपको लगता है कि नमी ज़्यादा है, धनिया लगा देते हैं। नमी ज़्यादा है तो आप मसूर बोते हैं, नमी कम है तो आप चना बोते हैं। पानी की उपलब्धता अगर पर्याप्त है तो चावल या धान की खेती करते हैं। पानी की उपलब्धता कम है, पानी रुकता कम है तो आप तिल की खेती करते हैं। तो इस फसल को बोने की हमारे पे निर्भर कर रहा है, यानी इंडिविजुअल देखिए टोटल प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा होगी पर वर्क फिट एरिया में उत्पादन तो ज़्यादा होगा, लेकिन आप देखेंगे वैरायटी एक ही होगी। तो उस कारण से डाइवर्सिटी कम होती है मैन मेड इकोसिस्टम में। लेकिन जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो कैसा होगा, मोर प्रोडक्टिविटी। और नेचुरल इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो एक दूसरा तरीका हमारा इकोसिस्टम को अध्ययन करने का ये भी है, डिवाइड करने का। इकोसिस्टम कैसा है, मोर ज़्यादा प्रोडक्टिव है या कम प्रोडक्टिव है। और ये प्रोडक्टिविटी और डाइवर्सिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। जिस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है निश्चित तौर पर डाइवर्सिटी कम होगी, और जिस इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी ज़्यादा है उसमें प्रोडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, अब आपको बेसिक इकोसिस्टम में देखते हैं कि जो छोटी इकाई है उससे मिलकर के बड़ी इकाई, जैसे पॉन्ड, जैसे आप छोटा सा एक खेत देखते हैं या एक्वेरियम देखते हैं, तो एक्वेरियम एक पानी का एक छोटा सा कलेक्शन है। उसी तरह से उसकी बड़ी यूनिट पॉन्ड है, उससे बड़ी यूनिट ओशियन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इकोसिस्टम को हम साइज के आधार पर कई वर्गों में विभाजित करते हैं। तो इकोसिस्टम को डिवाइड करने का एक तीसरा तरीका ये भी टाइप है।
और इस टाइप में सबसे छोटा इकोसिस्टम क्या होगा? नैनो इकोसिस्टम। नैनो इकोसिस्टम, जैसे पानी के इकोसिस्टम में बात करें तो हम एक्वेरियम एक छोटा सा इकोसिस्टम है, नैनो इकोसिस्टम है। बहुत नैनो इकोसिस्टम से बड़ा होगा माइक्रो, मीजो और मेगा इकोसिस्टम से बड़ा होगा। और सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या होगा? ग्लोबल इकोसिस्टम, जिसमें पूरी अब देखिए एक्वेरियम नैनो इकोसिस्टम है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हम, तो फॉरेस्ट, ओशियन और लास्ट में बायोस्फीयर आपका ग्लोबल इकोसिस्टम, जिसमें पूरा जीव जगत आता है। तो इकोसिस्टम को डिवाइड करने के एक और तरीके होता है। इस तरह से हम अलग अलग प्रकार से इकोसिस्टम को पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से वर्गीकृत करते हैं। और प्रत्येक इकोसिस्टम में जो ये वर्गीकरण है वो अलग अलग मानक के आधार पर किया गया है। इसको पढ़ने के बाद फिर हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं तो देख सकते हैं। Components are ecosystem। इस टॉपिक को हमने एक पहले डिस्कशन किया, लेकिन बहुत शॉर्ट में किया था। इसके एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है। आपको बताया था कि कोई भी इकोसिस्टम होता है उसमें एक पार्ट है आपका ए बायोटिक और दूसरा कंपोनेंट है बायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट में हमने 3 ग्रुप बताए थे। पहला जो ग्रुप था वो क्लाइमेटिक, दूसरा एडेफिक और तीसरा ट्रोपोफाइट। क्लाइमेटिक, एडेफिक एंड ट्रोपोग्राफिक। ये 3 ग्रुप हैं, हम एबायोटिक इकोसिस्टम को डिवाइड करते हैं। इसमें जो क्लाइमेटिक ग्रुप है, क्लाइमेटिक इकोसिस्टम के अंदर हम विभिन्न तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे आपका लाइट, टेम्परेचर, वाटर, मॉइस्चर इत्यादि होते हैं। एडेफिक के अंतर्गत हम सॉइल के टाइप्स, सॉइल का नेचर, सॉइल के प्रोडक्ट कंटेंट्स पे पढ़ते हैं। ट्रोपोग्राफिक में हम फ्लो या एल्टीट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें आज जो पढ़ना है एबायोटिक कंडीशंस के बारे में हम पहले थोड़ा डिस्कशन कर चुके हैं। विभिन्न प्रकार के एबायोटिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर, लाइट, वाटर और सॉइल का क्या प्रभाव सिस्टम में पड़ता है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। आज हम बायोटिक इकोसिस्टम और उसके बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। आपको ये मालूम है बायोटिक इकोसिस्टम में पहले 3 पार्ट डिवाइड करते हैं। पहला प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर
थर्ड है डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के ग्रुप हैं। प्रोड्यूसर में भी दो प्रकार के प्रोड्यूसर होते हैं। पहला है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जो प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। ऐसे प्रोड्यूसर्स को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, प्रकाश संश्लेषी। और दूसरे जो रासायनिक पदार्थों की सहायता से भोजन बनाते हैं हम बोलते हैं कीमो ऑटो। इस तरह से प्रोड्यूसर्स, जैसे आपका फंजाई है, वो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक मटेरियल को केमिकल की सहायता से डिजॉल्व करके और एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे शरीर की ग्रोथ होती जाती है। और इसको केमिकल की सहायता से अपना भोजन खुद बना लें, कीमोटोग्राफ और प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बना लें, हम बोलते हैं फोटो ऑटोग्राफ। फोटो और कीमोटोग्राफ दो प्रकार के प्रोड्यूसर्स हैं। ये प्रोड्यूसर्स में फूड का प्रोडक्शन करते हैं और उस बनाए हुए फूड पर कंज्यूमर्स डिपेंड करते हैं। इन कंज्यूमर्स में भी तीन कैटेगरी हैं। पहली है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर है सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीन प्रकार के कंज्यूमर्स आपने पढ़े होंगे। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स को हम कभी तो आप कंज्यूमर्स भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार से जो भोजन है प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में पहुँचता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स हमेशा हेल्दी होते हैं। हेर्बिवोरस होते हैं। इन हेर्बिवोरस प्राइमरी कंज्यूमर्स को भोजन के रूप में, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हमेशा कार्निवोरस होते हैं। वह प्राइमरी कंज्यूमर्स को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इनको हम प्राइमरी कार्निवोरस भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्निवोरस। और इस प्राइमरी कार्निवोरस को फिर हम उपयोग करेंगे टर्शरी कंज्यूमर। इन टर्शरी कंज्यूमर को हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्निवोरस। ठीक है, सेकेंडरी कार्निवोरस को हम टॉप कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर भी कहते हैं। इस प्रकार से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर एक क्रम में भोजन को या बायोमास को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको हम अगर वैसे पढ़ें तो प्राइमरी कंज्यूमर आपका जैसे कि ये टॉपिक लेवल, तो पोषण स्तर की बात करें तो प्रोड्यूसर आपका टॉपिक लेवल 1, फिर प्राइमरी कंज्यूमर टॉपिक लेवल 2, सेकेंडरी कंज्यूमर टॉपिक लेवल 3, टर्शरी कंज्यूमर टॉपिक लेवल 4। इस प्रकार से T1, T2, T3 और T4 ये 4 यूनिट हैं। ये उसी आधार पर बनाए टॉपिक लेवल के फ्लो में, क्रम में हम इसको अध्ययन करते हैं। T1 प्रोड्यूसर है, T1 हेर्बिवोरस प्राइमरी कंज्यूमर है, T2 कार्निवोरस प्राइमरी कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर है और T3
साथ T4 जो है आपका सेकेंडरी कार्डियोवरस है या टॉप कार्डियोवरस है। तो इस प्रकार से ये सब एक दूसरे पर बहुत जल्दी निर्भर करते हैं। जैसे आप देखेंगे, इसको हम अलग से बनाते हैं। T1, T1, T2, T3, T4। फाइटोप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रासेस एंड ट्री ये T1 लेवल पे आएंगे। ग्रासेस एंड ट्री ये सब क्या कर रहे हैं? भोजन को बनाने का काम है। इन सब में ये कीमोऑटोट्रॉफ है, ये भी भोजन अपना बना लेता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की बजाय ये जिस कीमोऑटोट्रॉपिक मेथड का उपयोग करता है। फिर इन फाइटोप्लैंक्टन्स को जो ट्रॉपिक लेवल सेकेंड है वो भोजन के रूप में उपयोग करेगा। और जैसे आपने देखा होगा, घास को कौन खाएगा? घास को खाएंगे काऊ। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, घास को ग्रास होता है। इस प्रकार से और बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो प्लांट सेल को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो सब आ जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स ट्रॉपिक लेवल सेकेंड। प्राइमरी कंज्यूमर्स हमेशा कैसे होंगे? हर्बिवोरस होंगे, ये हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। और ये हर्बिवोरस ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट के जो एनिमल्स होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, वह क्या करेंगे कि प्रोड्यूसर्स को रूप में ग्रहण करेंगे। इसमें आपके सभी शाकाहारी जंतु, काऊ, बफेलो, डियर, ये सब। अब T2 में आपका ट्रॉपिक लेवल थर्ड, T3 ट्रॉपिक लेवल जो थर्ड है उसमें सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर को हमने यहाँ पर लिखा था, ये प्राइमरी कार्निवोरस होते हैं और बर्ड्स, फिशेस, वोल्फ, हाइड्रा इसमें कौन से? बर्ड्स, फिशेस, वोल्फ, हाइड्रा। ये आप देखिए, इसमें हाइड्रा का क्वेश्चन आया है कि हाइड्रा कौन सा कंज्यूमर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या प्रोड्यूसर। तो आप मालूम है कि हाइड्रा जो है कार्निवोरस है, वो जूप्लैंक्टन्स छोटे छोटे इंसेक्ट के लार्वा को भोजन के रूप में अंदर ग्रहण करता है। सिलेंट्राल में पहुंचने के बाद उसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो हाइड्रा फ्रॉग भी आपका इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्ट को ट्रॉपिक लेवल सेकेंड पर जो भोजन है उसके साथ खाता है फ्रॉग। ठीक है, इस प्रकार से ट्रॉपिक लेवल सेकेंड आपका ग्रुप है सेकेंडरी कंज्यूमर्स का, जो प्राइमरी कार्निवोरस एनिमल्स का ग्रुप है। और T4 को हम ट्रॉपिक लेवल 4 भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका मैन आता है, लायन आता है। लेकिन अगर हम बात करें तो मैन आपका ट्रीट में किया जाता है। मैन आपका हर्बिवोरस भी है और कार्निवोरस भी है, ओमनिवोरस भी है। तो मैन की उपस्थिति को हम लोग इस कंज्यूमर्स के किसी भी लेवल पर रख सकते हैं, लेकिन वह ओमनिवोरस है। इस प्रकार से हम टॉपिक लेवल के आधार पर देखते हैं कि अलग अलग ग्रुप में अपनी विशेषताएं हैं।
जो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट है वो प्रोड्यूसर्स का ग्रुप होता है। ट्रॉपिक लेवल्स जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से जो फोटो रेडिएशन है उसका इस्तेमाल करके जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको मिट्टी से एब्जॉर्ब करके वाटर की सहायता से भोजन का निर्माण करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स का निर्माण करता है मिट्टी की माध्यम से। इसके बाद जो T1 है प्रोड्यूसर है, इस T1 को जो भोजन के रूप में ग्रहण करता है वो कौन है? T2 जो हमेशा शाकाहारी होता है। इन शाकाहारियों को उपयोग करने वाला T3 ग्रुप है ट्रॉपिकल थर्ड जो हमेशा कार्निवरस होगा, जिसको प्राइमरी कार्निवरस भी कह सकते हैं, और जो टॉप कार्निवरस है T4 ट्रॉपिक लेवल पे वो सेकेंडरी कार्निवरस होता है। इस प्रकार यह आपका टॉपिक स्ट्रक्चर क्लियर हो। इस टॉपिक लेवल पे आप देखते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में है पढ़ना है कि कैसे काम करता है। इसको अभी हम लोग जो फंक्शनल कंपोनेंट्स आप इकोसिस्टम में पढ़ेंगे, होता क्या है कि आपका जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में हमने पिरामिड्स पढ़े थे और बताया था कि किस प्रकार से पिरामिड में हम चित्र की सहायता से इकोसिस्टम की विभिन्न चीज़ों को दर्शाते हैं। किसी इकोसिस्टम में जो घटक हैं उन घटक को संख्या के आधार पर, बायोमास के आधार पर और एनर्जी के आधार पर हम विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करके और उसके आधार पर एक चार्ट बना लेते हैं। वो चार्ट हमें विभिन्न चीज़ों को समझने में सहायता है। अब यहाँ पर भी हम लोग ये कंप्यूटर चार्ट की तरह ही डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम में दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, दूसरा है फंक्शनल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और सेकंड है फंक्शनल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दो तरह के कंपोनेंट्स हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में हमें स्ट्राटिफिकेशन और स्पीसीज कंपोजिशन दो चीज़ें देखी हैं। क्या पता है? स्ट्राटिफिकेशन और सेकेंड है स्पीसीज कंपोजिशन। स्ट्राटिफिकेशन स्ट्रेटा का निर्माण कैसे होता है, कितने तरह के एक लेयर है और स्पीसीज का संगठन क्या है, इन दोनों चीज़ों को हम किसी भी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के अंतर्गत करते हैं। जैसे आपने देखा है, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लें, क्या क्या पढ़ना है, जिसमें हमें जो ये स्ट्रेटा है, जो स्पीसीज हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी
फंक्शनल कंपोनेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी जो भी विभिन्न स्पीशीज हैं उनके द्वारा बनाए गए भोजन की स्थितियाँ क्या हैं, उनकी ग्रोथ क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, फिर उनका रिसाइकलिंग कैसी है, यानी डिकम्पोजिशन कैसा है। एनर्जी फ्लो कैसा है, और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कैसी हुई है। यानी विभिन्न स्पीशीज के कंपोनेंट्स और स्ट्रेटा की प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कैसे हो रही है, इन सबको फंक्शनल कंपोनेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे कोई स्ट्रैटिफिकेशन हम देखें तो स्ट्रैटिफिकेशन में अगर हम किसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब उष्णकटिबंधीय पर सदाबहार वन वाले क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। अब घने वन जब हैं, घने वन भी हैं, ग्रासेस भी हैं, हर्ब भी हैं, शर्ब, ये हर्ब, शर्ब, ट्री और ये पेड़ों में लिपट के ऊपर तक पहुँचने वाले पौधे, लाइनास, क्लाइंबर्स, ट्विनर, यानी विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं वो यहाँ पर कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रेटा मतलब एक लेयर, जैसे आप देखिए स्ट्रेटा इसको ऐसे ले सकते हैं, बड़े पौधे, इसके बाद इससे छोटे पौधे, इससे छोटे पौधे, झाड़ियाँ, ग्रासेस, ये क्या है, एक स्ट्रेटा है तो दूसरा स्तर, बहुत सारे स्तर हैं, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, और ये स्ट्रैटिफिकेशन मैक्सिमम होता है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, जहाँ पर हर्ब, शर्ब, ट्री, लाइनास, ट्यूनर, क्लाइंबर, विभिन्न तरह के पौधे पाए जाते हैं। और वहीं पर अगर बात की जाए कि मिनिमम स्ट्रैटिफिकेशन कहाँ पर होता है, तो पोलर रीजन में जहाँ बर्फीला क्षेत्र है, पानी की प्रोडक्टिविटी कम होती है, डीप सी में जहाँ पर प्रकाश सनलाइट पहुँच नहीं पाती, या डिजर्ट में जहाँ पर पानी की कमी होती है, उस अभाव के कारण मिनिमम प्रोडक्टिविटी आपको, या मिनिमम स्ट्रैटिफिकेशन जो हम बात करें ना स्ट्रैटिफिकेशन की, तो अब पोलर रीजन में क्या है, पेड़ है, नीचे घास नहीं है, तो पेड़ से लेकर घास तक की जो कैटेगरी है खत्म, या पेड़ होंगे तो कुछ विशेष प्रजाति के पौधे कुछ सीजन मिलते हैं, तो इसका मतलब स्ट्रैटिफिकेशन आपका टेगा रीजन में मिनिमम है, ठीक है, या डीप सी में मिनिमम है, कुछ स्पेसिफिक प्रजातियाँ डीप सी में पाई जाती हैं, बाकी प्रजातियाँ वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाती गहरे समुद्रों में। तो हम स्ट्रैटिफिकेशन मैक्सिमम कहाँ पर होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जहाँ इसका मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी या स्ट्रैटिफिकेशन मैक्सिमम कहाँ होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, और मिनिमम डाइवर्सिटी या मिनिमम स्ट्रैटिफिकेशन होगा आपका वहाँ पर डीप सी में, डिजर्ट में, या टैगा और टुंड्रा में। तो किसी भी इकोसिस्टम का जो फंक्शनल कंपोनेंट है और स्ट्रैटिफिकेशन दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे आपका स्ट्रैटिफिकेशन एक ही पौधे का किसी क्षेत्र में वो पौधा अगर गर्म क्षेत्र में है तो प्रोडक्टिविटी दूसरी होगी, वही पौधा अगर ठंडे क्षेत्र में है तो उसकी प्रोडक्टिविटी चेंज होगी, क्योंकि ये स्ट्रेटा जो है अपनी जगह, स्ट्रेटा में पाए जाने वाले प्लांट्स या एनिमल्स की जो न्यूट्रिशनल पोषण चीज़ें हैं, पोषण के लिए भोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए पानी चाहिए, पानी के साथ साथ में मिनरल्स चाहिए, वो सब की उपलब्धता की प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करती है, उनकी रिसाइकलिंग की क्षमता
ये न्यूट्रिशनल रिसाइकलिंग, इसको डिकम्पोजर्स पूरे करते हैं, ये सभी एरिया में अलग अलग होगा। ठंडे क्षेत्र में बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला डिकम्पोजिशन की प्रोसेस स्लो होगी, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग अपने आप धीमी हो जाएगी, एनर्जी फ्लो भी वहाँ पर कम होगा, क्योंकि प्रकाश की उपलब्धता भी कम है और जीवों की संख्या, प्रजातियों की भी संख्या कम है, तो अपने आप प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। वहीं हम गर्म क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जैसे हमने आपको बात की ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि माइक्रोब ज़्यादा है, डिकम्पोजर्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं। वो डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया जो होते हैं मिट्टी में, सॉइल में विभिन्न प्रकार की पत्तियों को रिसाइकिल करते हैं। न्यूट्रिएंट्स साइकिल जो कि न्यूट्रिशन साइकिल है, मिनरल रिसाइकिल है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की साइकिलें हैं, वो ऐसी स्थिति में जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी है और गर्मी है, डिकम्पोजर्स तेजी से ग्रो करते हैं और साइकिल को तेज करते हैं, जिससे एनर्जी फ्लो तेज चलता है, प्रोडक्टिविटी अपने आप तेज हो जाती है। तो इस तरह से आपको समझ आ जाए तो सिस्टम में स्ट्रक्चर और फंक्शनल कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं। और ऐसे वर्टिकल अरेंजमेंट को क्या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स स्टार्टिफिकेशन। फिर अब आप बात कर रहे थे स्टार्टिफिकेशन की, और हम बात करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स की। फंक्शनल कंपोनेंट्स में क्या दिया है इसको भी देख लें। आप देखते होंगे कोई भी पौधा है तो उस पौधे में जो उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन में दो तरह की प्रोडक्टिविटी हम पढ़ते हैं, और ये प्रोडक्टिविटी ग्राम पर मीटर पर ईयर यूनिट में काउंट की जाती है। यानी प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या है, ग्राम पर मीटर। ग्राम पर मीटर पर ईयर। एक साल में 1 वर्ग मीटर में कितने ग्राम प्रोडक्शन हुआ, कितना बायोमास बना, ये इसकी यूनिट है प्रोडक्टिविटी की। और जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा होता है प्राइमरी। अच्छा, तो अब होता क्या, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यूनिट हो गई। अभी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है दो चीज़ों से होती है। आपका होगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में दो पार्ट, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका एक फार्मूला है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू GPP, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस R इंस्पिरेशन। जैसे ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब टोटल कितना भोजन बना। जैसे अब अभी तक हम लोग देखें, हम जितने बड़े हुए हैं, हमारी उम्र जो है जितनी भी है, इस उम्र तक हमने कितना भोजन ग्रहण किया, कितना का भोजन ग्रहण किया और उस भोजन को कितना हमने एसिमुलेट करके और हम अपने उपयोग लायक भोजन में कन्वर्ट किया, वो है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और कितना हमने अपने शरीर की ग्रोथ में लगाया, वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन शरीर की ग्रोथ के दौरान विभिन्न तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती ही हैं, रिस्पायरेशन चलता है, हम मेहनत करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इस दौरान रिस्पायरेशन के दौरान बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है, उस मेटाबॉलिज्म को
मेंटेन करने या शरीर की BMR को मेंटेन करने के लिए। शरीर की BMR मेंटेन होने के बाद फिर आगे ग्रोथ होती है। तो BMR मेंटेन करने में यानी रिस्पिरेशन में जो एनर्जी खर्च हो रही है उसको ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से घटा दें, तो जो बचेगा वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी हमारा जो टोटल बॉडी वेट है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। टोटल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है लेकिन रिस्पिरेशन में खर्च हुई प्रोडक्टिविटी को जो हम रिस्पिरेशन वाली एनर्जी को निकाल देते हैं तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जानकारी प्राप्त होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ बायोमास इन कंज्यूमर इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड क्या कह रहे हैं और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी दो पार्ट हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो हमने प्रोडक्टिविटी शब्द यूज किया था, इस प्रोडक्टिविटी में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पहला पार्ट है जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है इसको हम एक चार्ट से समझा देते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या दो बात है, पहला प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमने पढ़ा कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो तरीके होती है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इसका एक फार्मूला बताया था कि ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हम रिस्पिरेशन में खर्च हुई एनर्जी को हटा दें तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर से ही प्लांट्स के द्वारा जो बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है, जो जैव भाग का निर्माण हो रहा है, उसके बनाने की दर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। और सेकेंड है आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को हम कंज्यूमर्स द्वारा फॉर्मेशन ऑफ बायोमास सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो बायोमास का प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्शन अगर प्लांट करें तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो प्रोडक्शन अगर कंज्यूमर्स करें तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? ये टर्म बहुत महत्वपूर्ण है, इन टर्म्स को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आगे एग्जाम में एक एक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन में क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप में टेक्निकल होता है और उन टेक्निकल क्वेश्चंस को इन टर्म्स की क्लियरिटी के साथ ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया कि कोई भी इकोसिस्टम जो कंपोनेंट्स हैं उसमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट्स उनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित किया जाता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स चेंज होगा तो फंक्शनल कंपोनेंट अपने आप चेंज हो जाएंगे। स्पीसीज डिपेंड करती है किसी इकोसिस्टम में कहाँ पर पाई जा रही है और जो प्रोडक्टिविटी उसकी एक जगह पर है वो प्रोडक्टिविटी दूसरी जगह पर नहीं होगी क्योंकि किसी जगह की प्रोडक्टिविटी वहाँ पर रिसाइकलिंग की प्रोसेस पे चलती है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कैसी है, मिनरल रिसाइकलिंग कैसी है, उस पर निर्भर करती है।
कि प्रोडक्टिविटी कैसे होगी। तो एरिया, स्लोप, लाइट, टेम्परेचर, वाटर की अवेलेबिलिटी, ये चेंज यानी फंक्शन प्रॉपर्टी डिपेंड करती है आपके वहाँ के रॉ मटेरियल पर, वहाँ की स्ट्रैटिफिकेशन पर। स्ट्रैटिफिकेशन के आधार पर वहाँ की फंक्शन प्रोडक्टिविटी निर्भर करती है। फंक्शन प्रोडक्टिविटी जो है उस प्रोडक्टिविटी को हम ग्राम पर मीटर पर ईयर में काउंट करते हैं, और ये प्रोडक्टिविटी में प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत हम इसको डिवाइड करते हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी जो आपके प्लांट्स हैं, वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा बायोमास में कितना विकास हुआ, एक निश्चित वर्ष में कितने वर्ग मीटर क्षेत्र में कितने ग्राम क्या ग्रोथ हुआ, वो कहलाता है आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और सेम इसी फार्मूले पर ईयर पर मीटर स्क्वायर में रहने वाले जीवों में कितनी ग्रोथ हुई, यानी कंज्यूमर्स में कितना बायोमास में ग्रोथ हुई, उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बायोमास बाय प्लांट्स इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड फॉर्मेशन ऑफ बायोमास बाय कंज्यूमर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? बाकी इसको आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।